सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह गुरुत्वाकर्षण की गति है। और गुरुत्वाकर्षण की गति की एक बुनियादी विशेषता यह है कि इसकी पूरी गति के दौरान आप कोई भी बिंदु चुन लें, यह बिंदु ऊपर जाते समय भी और नीचे लौटते समय भी ट्रेस किया जाएगा। इसका मतलब है कि यह बिंदु पूरी यात्रा में 2 बार दिखाई देगा। इसी तरह यहां भी हम 2 बिंदुओं पर विचार करेंगे। ये दोनों बिंदु एक ही स्थान पर नहीं होंगे, लेकिन हम मानेंगे कि ये एक ही ऊंचाई पर है। यदि आप प्रक्षिप्त गति में 2 बिंदुओं को एक ही ऊंचाई पर मानते हैं तो उनकी गति समान होगी। याद रखिए, मैं फिर से जोर देता हूं, मैं इसे रेखांकित करता हूं, इन बिंदुओं पर उसकी गति समान होगी। वेग मत कहिए, उसकी गति समान है। मैं इसे क्यों दोहरा रहा हूं? मैं इस बात पर जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि उनकी दिशा अलग अलग है। तो यहां हम कहेंगे गुरुत्वाकर्षण की गति में हम कहते थे कि एक ही बिंदु पर जाते और लौटते समय वेग बराबर और विपरीत होगा। यहां हम कहते हैं कि समान ऊंचाई वाले 2 बिंदुओं पर गति समान होगी। हम यह नहीं कह सकते कि वेग बराबर और विपरीत है। देखना, इसका विपरीत इस प्रकार होगा। इसी प्रकार प्रक्षेप्य में गुरुत्वाकर्षण की गति में पिंड एक वेग से जाता है और समान एवं विपरीत वेग से वापस लौटता है। यहां पिंड को एक वेग से फेंका गया था, यह उसी स्तर पर उसी गति के साथ वापस आया। वेग मत कहो, ये दोनों न तो बराबर हैं और न ही विपरीत। मूल्य समान होगा, इनका मान समान है, लेकिन उनकी दिशा में वे विपरीत नहीं है। एक बात। दूसरा, जब आप इसे फेंकते हैं, क्षैतिज वेग मान लीजिए यह कोण थीटा है, तो यह क्षैतिज वेग बन जाता है। आइए पहले F को ही मान लेते हैं, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मैंने आपको बताया था कि क्षैतिज बल नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण के अलावा कोई और बल नहीं है, तो क्षैतिज रेखा के साथ कोई त्वरण नहीं होगा। सभी बिंदुओं पर कोई भी बिंदु चुने, क्षैतिज वेग समान रहेगा। यहां भी ये वेग समान रहेगा, यहां भी सभी बिंदुओं पर ये u cos थीटा रहेगा। तो क्षैतिज वेग हर जगह बिल्कुल स्थिर रहता है। अगर आप क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को निकालना चाहते हैं तो उस विशेष स्थिति में आपको वेग को समय से गुणा करना होगा। आपको केवल ये 2 समीकरण याद रखने की जरूरत है। अगर क्षैतिज दिशा को माना जाए और प्रक्षिप्त गति 2 अक्षों के साथ होती है तो एक अक्ष यह है। इस तरह आप कह सकते हैं कि हमने आधा अध्याय कवर कर लिया है। अब हमें ऊर्ध्वाधर दिशा के बारे में विस्तार से जानना है। ये थोड़ा जटिल होने वाला है क्योंकि यहाँ g है, क्योंकि यहाँ त्वरण है। त्वरण g गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाला त्वरण, वह हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। इसी के कारण हम ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के सभी समीकरणों का उपयोग करते हैं। जैसे पहला समीकरण, जब आप ऊर्ध्वाधर दिशा को मानते हैं तो पहला समीकरण होगा u माइनस gt। u के स्थान पर प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग, यहां देखें ये प्रक्षेपण का वेग है, ये क्षैतिज घटक है। अब ऊर्ध्वाधर वेग होगा u sin थीटा। माफ कीजिए, यह थोड़ा तिरछा है, लेकिन मान लीजिए कि यह ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर वेग u sin थीटा, प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग, यह घटता जाएगा। और अगर आप कहीं भी ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग जानना चाहते हैं तो इस समीकरण का उपयोग करें। याद रखिए, मैं पहला समीकरण इस्तेमाल कर रहा हूं। यह अंतिम है, यह प्रारंभिक है, यह त्वरण है, लेकिन चूंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में यह अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग है, वह बिंदु जिसे आप चुन सकते हैं, यह प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग है। एक ही जगह आपको माइनस g और t रखना है। इसी तरह अगर आप दूसरा समीकरण लिखना चाहते हैं तो वह होगा u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। यहां मैंने दूसरा चुना है, s बराबर ut प्लस हाफ h स्क्वायर। अब चलिए फिर से दोनों अक्षों को अलग अलग मानते हैं। अगर यह स्थिर वेग है तो उस स्थिति में xt ग्राफ एक सीधी रेखा होगा, और अगर त्वरित गति है तो yt ग्राफ ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ एक पराबोला होगा। और दोनों को एक साथ रखने पर हमें अंततः प्रक्षिप्त पिंड की गति पथ एक पराबोला के रूप में मिलती है।